I welcome you all to the lecture of IOC. Today we'll start with a new topic which is S block elements. ठीक है, S block elements में हम लोग ग्रुप 1 पढ़ेंगे, ग्रुप 2 पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको बेसिकली मैं रेफर करने वाला हूँ NCERT एज वेल एज ओपी टाइटल से, एंड जो भी रेफरेंस पीडीएफ रहेगा उसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है. सो S block elements, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ पीरियोडिक टेबल में कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स व्हाट आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल. समझे क्या? राइट. तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल. मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल, मतलब एस सबशेल ऑफ वैलेंस शेल. समझे क्या? मतलब एन एस में एंटर करता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन एस. समझे क्या? राइट. तो सिंस द s orbital can accommodate only 2 electrons, so there are only 2 groups, group 1 and 2 belong to the s block of the periodic table. हमें पता है कि s orbital में बस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए बस 2 ही ग्रुप हैं, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ठीक है. ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल consists of the elements like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. अभी किसकी बात हो रही? ग्रुप 1 की. सो दीज ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज एल्कली मेटल्स. दे आर कॉल्ड सो. इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर. इंपॉर्टेंट. इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर. समझे क्या? ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं हमने ऑलरेडी वाटर पढ़ लिया है, और उसमें हमने देखा हुआ है कि लिथियम प्लस वाटर क्या आएगा? LiOH प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. सोडियम प्लस वाटर क्या आएगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. पोटेशियम प्लस वाटर क्या देगा? KOH प्लस हाइड्रोजन. रुबिडियम प्लस वाटर ये है रुबिडियम प्लस वाटर क्या देगा? RbOH प्लस हाइड्रोजन. एंड सिमिलरली CS प्लस वाटर क्या देगा? CSOH प्लस हाइड्रोजन. और ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि जो ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज. LiOH, NaOH मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात. यस और नॉट? KOH, RbOH and CSOH they are strong alkalis. Alkaline nature increases in this order. They are strong alkalis. समझेगा? इस वजह से ग्रुप 1 मेंबर्स को क्या बोलते हैं? इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं बिकॉज दे ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म एल्कलीज. दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है. उसी तरह से द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 इंक्लूड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. These members are important. These members with the exception of beryllium, important. Group 2 के members except beryllium are known as members of group 2 except beryllium. With the ये क्वेश्चन पूछा जाता है. With the exception of beryllium are commonly known as alkaline earth metals. समझे क्या? These are so called because their oxides and hydroxides are alkaline in nature and the metal oxide are found in the earth crust. समझे क्या? तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 की,
ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 2 में वी हैव बेरिलियम, ग्रुप 2 वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। समझे क्या? अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो इसका ऑक्साइड क्या होगा? बीईओ, क्या होगा? एमजीओ, सीएओ, एसआरओ एंड बीएओ। इनके हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो क्या होगा? बीईओएच होल ट्वाइस, एमजीओएच होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। और ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तुम्हें IOC में, जब मैं वेरिएशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर पढ़ा रहा था, कि हाइड्रोक्साइड्स का एंड ऑक्साइड्स का जो बेसिक नेचर होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझे क्या? तो यहां पे मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, यहां पे अगर हम ऐसा डाउन द ग्रुप गए, ऐसे डाउन द ग्रुप गए तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, यस और नॉट? बेसिक नेचर इंक्रीजेस, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। समझे क्या? और हमने एक चीज और पढ़ ली है, हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि बेरिलियम के जो ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं दे आर एम्फोटेरिक, ये बेसिक नहीं होते। ये कैसे होते? ये एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट अदर्स आर बेसिक इन नेचर विद द बेसिक नेचर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, बीईओ, एमजीओ, सीएओ, एसआरओ एंड बीएओ, उसी तरह से बीईओएच होल ट्वाइस, एमजीओएच होल ट्वाइस, यहां से बीईओएच होल ट्वाइस, एमजीओएच होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। समझे क्या? तो क्या बता रहे हैं कि बस ये जो है ये एम्फोटेरिक है और बाकी सब में रेस्ट ऑल आर बेसिक इन नेचर, रेस्ट ऑल आर बेसिक इन नेचर, they all are basic oxides and hydroxide, एंड इनका अगर हम रिलेटिव बेसिक नेचर की बात करेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस एज लाइक दिस, दिस इज हाउ द बेसिक नेचर इंक्रीजेस। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो है दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। समझे क्या? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। और ये जो है दिस इज एम्फोटेरिक, ये बेसिक नहीं है, अल्कलाइन नहीं होता है ये। समझे क्या? ये क्या है? ये एम्फोटेरिक है। क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, इस वजह से बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटेगरी में जो है सिर्फ बेरिलियम, मैग्नीशियम से लेकर बेरियम तक है। दे आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बात समझे क्या? बेरिलियम इज नॉट नोन एज, दिस इज नॉट नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। बाकी सबको, ग्रुप 2 में जितने भी हैं सारे मेंबर्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, ठीक है, राइट। तो वही चीज है इसमें जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप 2 में with the exception of beryllium all others are known as alkaline earth metal। reason बता रहे हैं क्यों? this is because their
Oxides and hydroxides are alkaline in nature and these metal oxides are found in the earth crust. समझे क्या? अर्थ में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको alkaline earth metals बोला जाता है. Now, among alkali metals, sodium and potassium are abundant. Alkali metals में जो most abundant है वो क्या है? Sodium and potassium है. Lithium are abundant. Lithium, rubidium, cesium have much lower abundances. उसके बाद जो मैं ऑलरेडी पढ़ाता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं, फ्रांशियम जो लास्ट मेंबर है अल्कली मेटल का, फ्रांशियम इज रेडियो एक्टिव. इट्स लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप इज फ्रांशियम 223, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स. समझेगा? तो अल्कली मेटल्स में जो मोस्ट अबंडेंट है वो कौन कौन से हैं? अल्कली मेटल्स में मोस्ट अबंडेंट आर सोडियम एंड पोटेशियम, एंड जो फ्रांशियम है वो रेडियो एक्टिव है, और जो लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप है उसका हाफ लाइफ कितना है? सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट्स है. ठीक है. फिर उसके बाद अमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th. मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मोस्ट अबंडेंट क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है. कैल्शियम इज मोर अबंडेंट देन मैग्नीशियम. समझे क्या? कैल्शियम इज मोर अबंडेंट देन मैग्नीशियम. लिखा हुआ है दैट दे रैंक व्हाट? 5th and 6th in the abundance in the earth crust. Strontium and barium have got much lower abundances. Beryllium is rare and radium is the radioactive. रेडियम जो है रेडियो एक्टिव है. ठीक है. एंड रेडियम कंप्राइजेस ऑफ ओनली इग्नियस रॉक्स. ये पूछ लेते हैं कि रेडियम जो है ग्रुप 2 का कौन सा मेटल, ग्रुप 2 का कौन सा एलिमेंट इग्नियस रॉक से मिलता है. सो रेडियम इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, कंप्राइजिंग ऑफ ओनली 10⁻⁻10% ऑफ द इग्नियस रॉक्स. ठीक है. एंड व्हाट? रेडियम जो है ग्रुप 2 में, रेडियम जो है ग्रुप 2 में रेडियम जो है ये भी कैसा है? ये भी रेडियो एक्टिव है. समझेगा? ये भी रेडियो एक्टिव है. राइट. फिर उसके बाद द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS1 फॉर अल्कली मेटल्स, while फॉर NS2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. समझे क्या? राइट. तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ओपी टंडन वाले पार्ट में. आप क्या कह रहे हैं कि लिथियम एंड बेरिलियम आर द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रेस्पेक्टिवली. हमें पता है दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप. ये चीज एकदम स्टार्टिंग में लिखी हुई है. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ alkali and the alkaline earth metal differs in many respect from other members of the group. ठीक है. राइट. तो पहली चीज मैं यहां पे बता दूं, फॉर S block and P block elements, all members of a particular group. S block मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, P block ग्रुप 13 से ग्रुप 18. समझे क्या? तो पहली बात, ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यस नॉट? जैसे ग्रुप 1 में सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1 है. ग्रुप 2 में सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 है. गेटिंग ना? ग्रुप 13 में सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP1. ग्रुप 14 में सबका जनरल क्या है? NS2 NP2. समझे क्या? ग्रुप 15 में क्या है? NS2 NP3. ग्रुप 16 में सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP4. ग्रुप 17 में क्या है? दिस इज NS2 NP5. एंड ग्रुप 18 में क्या है? NS2 NP6. समझे क्या?
सो जितने मेंबर्स होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप दे हैव गॉट द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से देयरफॉर chemical properties depend on number of electrons in valence shell that participate in chemical reactions। समझे क्या? क्योंकि chemical properties depend upon the number of electrons in the valence shell that participate in the chemical reaction. So all members of a group have, since all members of a group have same valence shell electronic configuration, so they show similar chemical properties. All the members of a particular group, they show similar chemical properties because they have got same number of electrons in the valence shell, जिसकी वजह से same number of electrons participate in the chemical reaction। समझे क्या? तो ये जनरल चीज है, ठीक है। अब यहां पे क्या बता रहे हैं? अब यहां पे ये बता रहे हैं कि यहां पे ये बताया जा रहा है कि ये तो मैंने जनरल बताया कि जितने भी मेंबर्स होते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एक पर्टिकुलर ग्रुप में दे हैव गॉट व्हाट सिमिलर केमिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट उसके बाद भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है, क्या है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल डिफर्स इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। समझे क्या? मतलब फर्स्ट मेंबर के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो बाकी मेंबर से कैसे होंगे? थोड़े से अलग होंगे। समझे क्या? ये चीज हम लोग हर बार हर ग्रुप में देखने वाले हैं। तो वही चीज यहां पे बताया जा रहा है कि लिथियम एंड बेरिलियम are the first members of group 1 and group 2 respectively, which exhibit some properties which are different from those of the other members of the respective group. In these anomalous properties, मतलब जो properties बाकी ग्रुप से अलग होते हैं वो किससे मैच करते हैं? They resemble the second element of the following group। मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की एंड ग्रुप 13 की। समझे क्या? सो ग्रुप 1 में वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड व्हाट? सीजियम। समझे क्या? ग्रुप 2 में वी हैव व्हाट? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मैं लास्ट वाला नहीं लिख रहा हूं, रेडियो एक्टिव वाला नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ग्रुप 13 में वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो क्या बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज, फर्स्ट मेंबर जो है लिथियम के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो बाकी मेंबर्स से क्या होते हैं? अलग होते हैं, जो बाकी मेंबर्स से अलग होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वो वाले प्रॉपर्टीज। उसी तरह से बेरिलियम के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं, जो बाकी मेंबर्स से अलग होते हैं, ठीक है ना, राइट। उसके बाद बाकी जो मेंबर्स हैं इन सबके प्रॉपर्टीज सिमिलर है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबके प्रॉपर्टीज सिमिलर है। उसी तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सबके प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि लिथियम के जो प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के बाकी मेंबर्स से डिफरेंट हैं, दोज एनॉमलस प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू मैग्नीशियम। मतलब लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। उसी तरह से बेरिलियम के जो प्रॉपर्टीज रेस्ट अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 से डिफरेंट हैं, वो किससे मिलते हैं? दोज रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब बेरिलियम shows some diagonal relationship in terms of chemical properties with aluminium। समझे क्या?
तो अभी देखो जरा यहां पे, क्योंकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सबके प्रॉपर्टीज कैसे सिमिलर हैं, एंड लीथियम के कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलते हैं, मतलब लीथियम के कुछ प्रॉपर्टीज क्योंकि मैग्नीशियम से मिलते हैं मतलब वो कैल्शियम से भी मिलते हैं, स्ट्रोंशियम से भी मिलते हैं, बेरियम से भी मिलते हैं। समझे क्या कह रही ना? सो लीथियम इज वेरी मच सिमिलर टू मैग्नीशियम इन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, एंड बिकॉज मैग्नीशियम इज सिमिलर टू कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium, so some of the properties of lithium are similar to members of group 2 like magnesium, calcium, strontium, barium. समझे क्या? And the same goes for beryllium. Beryllium shows some of the properties different from members of group 2 and those different properties resemble what? Aluminium. बात समझ में आई क्या? Diagonal relationship. ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा ये सब आता जाएगा, राइट? सो thus lithium shows, क्या कह रहे हैं? Thus lithium shows some similarities to magnesium and beryllium shows similarities to aluminium in many of the properties. This type of diagonal similarity is known as diagonal relationship in the periodic table. अब इसका रीजन कि diagonal relationship is due to the similarity in ionic size is important and चार्ज बाय रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब क्योंकि आयनिक साइज ऑफ लीथियम मतलब Li प्लस इज सिमिलर टू Mg प्लस 2, आयनिक साइज ऑफ लीथियम इज सिमिलर टू Mg प्लस 2, उसी तरह से आयनिक साइज ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू Al प्लस 3। इस वजह से ये जो है ऐसे डायगोनल सिमिलैरिटीज दिखाते हैं। सो सिमिलर टू बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन आयनिक साइजेस और चार्ज बाय रेडियस रेशियो, मतलब चार्ज जैसे लीथियम पे चार्ज कितना +1 अपॉन रेडियस ऑफ लीथियम, समझे क्या, ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, डाइवैलेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोर्शंस इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ये सब अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। सीधे से ओपी टंडन से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ चीजें अच्छी डिटेल में दी गई हैं जिससे क्वेश्चन निकलते हैं, समझे क्या, राइट। तो ये ओपी टंडन वाला पार्ट है, सेम पीडीएफ में जो मैंने शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में। तो ना सबसे पहले लेट अस मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट तुम देख सकते हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, इसमें मैं कुछ ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं। अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं, प्लीज इस पे ध्यान देना। एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉलिड, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ना है। उसके बाद दे आर सॉफ्ट इन नेचर एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ एक्सेप्ट लीथियम। एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ एक्सेप्ट लीथियम। ठीक है, व्हेन फ्रेशली कट दे हैव अ ब्राइट लश्यर व्हिच easily fades away due to surface oxidation। समझे क्या, राइट। तो अभी यहां पे बता रहे हैं कि जो सिल्वरी लश्यर है, यहां पे ये बता रहे हैं that is in this case they are saying that metals हैं, alkali metals हैं, silvery white, so they are silvery white, soft in nature and can be cut with the help of knife। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। they are soft in nature, they are silvery white solid and can be cut with the help of knife and when freshly cut they have a bright luster, मतलब वो चमकते हैं, luster मतलब चमकना, which fades away easily due to surface oxidation। ठीक है, अब इसका रीजन बताया जा रहा है। रीजन देख लो जरा कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको दिमाग में रखना है। 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप चीजें दिमाग में बैठ जाती है, इतना कोई कठिन नहीं है। ठीक है, अब रीजन बता रहे हैं कि सिल्वरी लश्यर ऑफ मतलब सिल्वर जैसा चमकता है, सॉफ्ट इन नेचर है, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, जैसे बटर को काटा जाता है ना, मक्खन को जैसे काटा जाता है उसको आसानी से काट सकते हैं। सो ऑल एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ एक्सेप्ट व्हाट लीथियम। देखो यहीं पे दिखने लगा डिफरेंस, यहीं पे दिखने लगा, समझे क्या। व्हेन फ्रेशली कट दे हैव अ ब्राइट लश्यर व्हिच इजीली फेड्स अवे ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन। अब रीजन देखो, इसको हम लोग समझेंगे।
द सिल्वरी लस्टर ऑफ alkali metal is because of the presence of highly mobile electrons of the metallic lattice. समझे क्या? हमें पता है कि alkali metals के पास क्या होता है, 1s1 होता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है इट इज हाईली मोबाइल, मतलब इट कैन मूव हेयर एंड देयर. समझे क्या? ऑफ द मेटालिक लैटिस, बिकॉज देयर इज ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन पर एटम, द मेटालिक बॉन्डिंग इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. As a result of these, metals are soft in nature. However, the softness increases with the increase in atomic number because there is a continuous decrease of metallic bond strength on account of increase in atomic size. Bigger the size of the metal kernel, weaker is the metallic bonding. तो यहाँ पे सारा का सारा डिस्कशन किस पे हो गया? सारा का सारा डिस्कशन हो गया मेटालिक बॉन्ड पे. ठीक है, तो मेटालिक बॉन्डिंग तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में. मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं कि मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग इन मेटल्स क्या होता है. इसमें मेटालिक बॉन्डिंग इन मेटल्स, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग मेटल एटम्स. जैसे हमने आयरन का पीस देखा है ना, आयरन के पीस में जितने भी आयरन के एटम्स होते हैं सब एक साथ रहते हैं ना, है कि नहीं? तभी तो पूरा आयरन का सॉलिड बनता है ना. समझे क्या? इन अ मेटल, इन अ responsible for holding metal atoms together in a metallic solid. समझे क्या? राइट. उसी तरह जैसे हमने कॉपर का वायर देखा, कॉपर वायर क्या होता है? देयर इज ओनली कॉपर एटम्स. तो वो कॉपर के सारे एटम्स एक साथ इकट्ठे रहते हैं उस कॉपर वायर में. ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? वो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से होता है. तो इसका सिंपल सा रीजन है, मेटल लैटिस में सपोज करो ये क्या है, ये बहुत सारे मेटल एटम्स हैं. दीज आर मेटल एटम्स. अभी मैं एस ब्लॉक के टर्म्स में बता रहा हूं कि मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होता है. दीज आर द मेटल एटम्स. समझे क्या? राइट. क्योंकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं दोज आर अबाउट 1s1, मतलब वैलेंस शेल हैज गॉट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है, ये जो वैलेंस शेल है, मैंने एटम दिखाया है उसका, ये वैलेंस शेल दिखाया है, उसके पास क्या है? बस एक इलेक्ट्रॉन है. समझे क्या? तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दिस कैन बी इजिली लॉस्ट, दिस इज इजिली लॉस्ट. तो फिर बचता क्या है? बचता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, KERNEL. समझे क्या? मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सपोज करो हमने कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम जो है इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये क्या है? 1s1, सॉरी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. समझे क्या? तो इसका वैलेंस शेल ये है. तो अगर ये निकल जाएगा, अगर ये निकल जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया. ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या? ये. गेटिंग ना? तो लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज व्हाट? कर्नल. इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्नल बोलते हैं. जो बच गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज नोन एज कर्नल. समझे क्या? राइट. तो कर्नल इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया. ठीक है, तो मेटल सॉलिड में जो बहुत सारे मेटल एटम्स होते हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वो मेटल्स है, मेटल्स कैन इजीली लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? वो बहुत आसानी से लूज हो जाता है. और वो मेटल्स में जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं उन्हीं के बीच में क्या होता है? फ्लोट करता रहता है. उन्हीं के बीच में ऐसा फ्लोट करता रहता है इस तरह से. समझे क्या? राइट. और बचता क्या है? बचता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, बचता क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल. समझे क्या? लेफ्ट ओवर पोर्शन इज नथिंग बट पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल. समझे क्या? ये इस तरह से मैं ऐसे दिखा देता हूं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल. राइट. नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज अ ये क्या दिख रहा है? ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये हमें ये दिखाई दे रहा है दैट देयर इज अ sea of, this is a sea of mobile electrons.
मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक सॉलिड। समझे क्या? तो अब होगा क्या, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है और इसके आसपास देखो जरा इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में जो कर्नल्स हैं, कर्नल कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन कैसे जो आसपास बिखरे हुए हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन है? वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सो दे विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। समझे क्या? दे विल बी दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आसपास जितने भी कर्नल्स हैं उन सबको क्या करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। समझे क्या? इस तरह से हमें दिख रहा होगा। समझे क्या? इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आसपास वाले कर्नल्स को ऐसे अट्रैक्ट करने की इस तरह से ऐसे कोशिश में लग जाएंगे और ऐसे अट्रैक्ट करेंगे। समझे क्या? इस तरह से ये तुम्हें दिख रहा होगा। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं इस तरह से, इधर भी इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं इस तरह से। तो हमें यहां पे क्या दिख रहा है? हमें यहां पे ये दिख रहा है कि, तो हमें यहां पे ये दिख रहा है, therefore we can see that positively charged kernels are held by negative electrons by what? कर्नल पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिवली चार्ज। तो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नॉट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव कर्नल and negative electron is called metallic bonding, and this metallic bonding hold all the metal atoms together. समझे क्या? राइट तो अब देखो जरा, अब यहां पे क्या बताया जा रहा है? क्योंकि एस ब्लॉक में, क्योंकि ग्रुप 1 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन is equal to only 1 per atom, क्योंकि there is only 1 valence electron per atom। पहली बात। दूसरी बात, so number of electrons in C of mobile electrons is very less, are less, क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ही नहीं है, तो जो हमने देखा C of मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो मैंने यहां पे C ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है, ये देख सकते हो C ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? ग्रुप 1 मेटल्स के मेटालिक बॉन्डिंग में ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कैसे रहेंगे? बहुत कम रहेंगे। समझे क्या? दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी लेस इन द मेटालिक बॉन्डिंग ऑफ ग्रुप 1, इन द मेटालिक सॉलिड ऑफ ग्रुप 1। समझे क्या? सो दे आर व्हाट? दे आर लेस। ऑल्सो हमें पता है कि ग्रुप 1 मेटल्स are large in their respective period। हम जानते हैं ना, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा लार्ज क्या है? दे आर लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ठीक है? सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि therefore a large kernel of group 1 metal and a small electron, इसके बीच में जो मेटालिक बॉन्ड फोर्स होगा, ये लार्ज कर्नल और ये स्मॉल इलेक्ट्रॉन, ये जो मेटालिक बॉन्ड फोर्स है, दिस इज व्हाट? दिस इज वीक। बिकॉज ऐसे सोचो ना कि एक बहुत फैट पर्सन है और 100 kg फैट पर्सन, उसको कहा जाए, एक 5 साल के बच्चे को बोल दिया जाए तुम इस 100 किलो के इंसान को पकड़ लो, तो 100 किलो के जो छोटा सा 5 साल का बच्चा है उसके पास इतनी ताकत नहीं है ना कि उस मोटे ताजे 100 किलो के इंसान को पकड़ ले अच्छे से।
तो कैसा होगा, ढीला ढाला ही पकड़ेगा, समझे कि अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है, और वो मोटा इंसान आसानी से छूट के भाग सकता है, करेक्ट ना। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये जो मेटालिक बॉन्ड वीक है, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड वीक है इस वजह से सो ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड metal atoms of group 1 are not held tightly and metal can be easily cut with knife। इस वजह से मेटल को आसानी से नाइफ से काटा जा सकता है, गेटिंग ना। सो इस वजह से क्या है, ये कहा जा रहा है कि जो एल्कली मेटल से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम कैसा है, छोटा सा है, लिथियम कैसा है, स्मॉल साइज, इन सब में सबसे छोटा साइज इसका लिथियम का है। सो इट फॉर्म्स व्हाट, स्ट्रॉन्ग मेटालिक लैटिस, इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग मेटालिक, लिथियम क्या करता है, इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। सो लिथियम इज नॉट सॉफ्ट एंड कैनॉट बी कट विद नाइफ। लिथियम सॉफ्ट नहीं है, उसको चाकू से नहीं काट सकते, समझे क्या। मगर बाकी केस में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है ना। बाकी केस में क्या हो रहा है, बाकी केस में हमें दिख रहा है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। एंड क्योंकि अगर साइज इंक्रीज होगा इस तरह से, लिथियम, सोडियम, ऐसा हम जा रहे हैं बाकी में, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि साइज इज इंक्रीजिंग, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे जा रहे हैं तो साइज इंक्रीजेस। सबके सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रहे हैं, एक ही दे रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब एक ही जैसा क्रिएट कर रहे हैं, मगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इस ऑर्डर में फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। सो सॉफ्ट नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, समझे क्या। तो इस बात को ध्यान रखो, सॉफ्ट नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। और मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज होता है, समझे क्या। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं, दैट दे आर, अब सब समझा दिया, दैट दे आर सिल्वरी व्हाइट सॉलिड्स, समझे क्या, राइट। सॉफ्ट इन नेचर बता दिया, क्यों सॉफ्ट इन नेचर है, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ बता दिया, एक्सेप्ट लिथियम, ये भी बता दिया कि लिथियम को क्यों नहीं काट सकते, लिथियम इज कंपैरेटिवली हार्डर एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। व्हेन फ्रेशली कट दे हैव ब्राइट लेशर एंड क्विकली फेड्स अवे ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन, समझे क्या। सिल्वरी लेशर इज बिकॉज ऑफ द हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया। मेटालिक लैटिस हमने देखा भी कि उसमें हाईली मोबाइल इलेक्ट्रॉन से इस वजह से जो लाइट आएगा वो मतलब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इनका कैसा है, लश्यर होता है। There, because there is only one electron per atom, the metallic bonding is not so strong, मतलब weak metallic bonding होता है, इस वजह से metals are soft in nature. However, softness increases with increase in atomic number, मतलब down the group जाएंगे तो soft nature क्या होगा, increase होगा, क्योंकि there is continuous decrease in the metallic bond strength on account of increase in atomic size. Get it? Bigger the size of the metal kernel, weaker is the metallic bonding. ये सब मैंने समझा दिया, ठीक है, राइट। अब देखो जरा, अब यहां से फॉरेन चीजें आ रही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियस। तो हमें पता है कि ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज एज वेल एज द आयनिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, वी ऑल नो, ठीक है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, समझे क्या, राइट। तो सीधा सीधा ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि ग्रुप 1 एटम्स आर द लार्जेस्ट इन देयर हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, मैंने बता दिया। This is because of the least effective nuclear charge in the respective period in case of alkali metals. When the outermost electron is removed to give the positive ion, the size decreases considerably. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में कि जब कैटायन बनता है तो साइज क्यों डिक्रीज होता है, समझे क्या।
राइट। तो ये सब रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आउटर मोस्ट शेल हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर दिया है, and then positive charge on the nucleus is now acting on lesser number of electron, that is the attraction increases which brings the contraction in size। ये सिंपल है, ठीक है। नाउ अब देखो जरा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक क्या कह रहे हैं, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लीथियम टू फ्रांशियम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है डाउन द ग्रुप जा रहे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं ना, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, समझे क्या। तो देखो जरा, याद नहीं करना, बस वेरिएशन देखो। 152 मेटालिक रेडियस है ये, 152 पिकोमीटर्स लीथियम, सोडियम कितना 186। क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे क्या। हमें यहां से दिख रहा है ना, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है 2s1, ये क्या है 3s1, ये क्या है 4s1, ये क्या है 5s1 और ये क्या है 6s1। वैलेंस शेल 2, वैलेंस शेल 3, वैलेंस शेल n इज इक्वल टू 4, वैलेंस शेल n इज इक्वल टू 5, वैलेंस शेल n इज इक्वल टू 6, समझे क्या। सो एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, समझे क्या। 227 पिकोमीटर्स, 248 पिकोमीटर्स, 265 पिकोमीटर्स, देयर इज नो एक्सेप्शन। उसी तरह से आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो लीथियम का आयन क्या होगा, लीथियम का आयन होगा Li+, सोडियम का आयन क्या होगा Na+, पोटेशियम का आयन क्या होगा K+, रुबिडियम का आयन क्या होगा Rb+, एंड सीजियम का आयन क्या होगा Cs+। हम जानते हैं कि कैटायन इज स्मॉलर देन द रिस्पेक्टिव पेरेंट एटम, एंड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सेम रीजन की वजह से कैटायनिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे क्या। तो देखो जरा साइज ऑफ कैटायन देखो जरा, Li+ is smaller than Li, Na+ is smaller than Na, K+ is smaller than K, Rb+ smaller than Rb, Cs+ smaller than cesium। मगर डाउन द ग्रुप जा रहे तो Li+, Na+, K+, Rb+, इस तरह से डाउन द ग्रुप जाने क्या दिख रहा है, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, तो इस वजह से एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, क्योंकि एटम को हम लोग कैसा मानते हैं, एटम को हम लोग स्फीयर जैसा मानते हैं, ठीक है। एंड वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू कितना r3, स्फीयर मानते हैं, रेडियस क्या हो गया r हो गया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r3। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि रेडियस बढ़ा रहा है इसी वजह से डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप एटम्स का एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, समझे क्या। सो एटॉमिक वॉल्यूम का ट्रेंड भी इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज एज वेल एज आयनिक साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, समझे क्या, राइट। उसके बाद क्योंकि हमने देखा कि ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं दे आर लाइट इन वेट, ठीक है, राइट। और क्योंकि सबसे पहले मेंबर होते हैं अपने पर्टिकुलर पीरियड में, तो इनका मास कैसा होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि हम पता है ना अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास नंबर बढ़ेगा। तो ये जो मेटल्स है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में लाइटेस्ट मेटल है, समझे क्या। तो डेंसिटी का ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, इससे क्वेश्चन निकलता है। ये चीज देख लेते हैं कि ऑल आर लाइट मेटल्स, डेंसिटीज आर लो। डेंसिटीज आर लो क्यों, एल्कली मेटल्स हैव गॉट डेंसिटीज आर लो बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन वॉल्यूम। एल्कली मेटल अपने पीरियड में सबसे पहले मेंबर होते हैं, तो मास कैसा होता है, लोवेस्ट इन पीरियड होता है, समझे क्या। मास इज लोवेस्ट इन द पीरियड, और वॉल्यूम कैसा होता है, मैक्सिमम इन द पीरियड। तो इस वजह से डेंसिटी कैसा हो जाएगा, मिनिमम इन द पीरियड, समझे क्या, राइट। तो वही चीज बता रहे हैं कि ये कैसे हैं, दे आर लाइट इन नेचर, दे आर लाइट मेटल्स, डेंसिटीज आर लो। अब इंपॉर्टेंट देखो, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर, मतलब दे कैन फ्लोट ओवर वाटर, दैट मीन्स दे कैन फ्लोट ओवर वाटर। अब देखो, डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लीथियम टू सीजियम, पोटेशियम इज हाउएवर लाइटर देन सोडियम। मतलब यहां पे एल्कली मेटल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन जनरल क्या है, इन जनरल हम ये देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या बताया जा रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमें पता है कि मास इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मास इंक्रीज होता है, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, मगर इन जनरल डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द फैक्टर बाय विच मास इंक्रीजेस इज मोर देन द फैक्टर बाय विच वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो ओवरऑल इन जनरल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप. ये लिखा हुआ है, बस ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं. मगर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आ गया पोटाशियम एंड सोडियम में. मतलब डेंसिटी का वेरिएशन जो एक्सपेक्टेड था वो क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. डेंसिटी का वेरिएशन जो एक्सपेक्टेड था वो ये वेरिएशन एक्सपेक्टेड था, ठीक है, समझे क्या? बट यहां पे क्या हो गया? एक्सेप्शन आ गया. एक्सेप्शन आ जाने की वजह से क्या हो गया? इन दोनों की जगह क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई. एक्सेप्शन के तौर पे डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम. तो ये ऑर्डर नहीं होता है. डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम. ये यहां पे एक्सेप्शन है. देन व्हाट? रुबिडियम एंड देन सीजियम. बात समझेगा? राइट. तो वही चीज यहां पे बता रहे हैं कि दे आर सेइंग दैट दे आर लाइट इन वेट. फ्लोट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का डेंसिटी कैसा होता है? लेस देन 1 होता है, बिकॉज प्योर वाटर का डेंसिटी कितना हो गया? 1 ग्राम पर ml हो गया. इस वजह से दे कैन फ्लोट ऑन वाटर. डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम बताया. पोटेशियम इज हाउएवर लाइटर देन सोडियम. समझे क्या? तो इसका मैं रीजन बता देता हूं व्हाई पोटेशियम इज, इसमें लिखा हुआ है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाई पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम. क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोडियम क्या हो गया? मास ऑफ सोडियम हमें पता है 23 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम, वॉल्यूम ऑफ सोडियम, ठीक है. एंड डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू मास ऑफ पोटेशियम 39 अपॉन वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम. राइट. तो हमें दिख रहा है कि सोडियम से पोटेशियम जा रहे हैं तो मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. मास बढ़ रहा है, मगर फैक्टर बाय विच वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ सोडियम exceeds the factor by which mass of potassium is more than mass of sodium. मतलब मास तो बढ़ा ही बढ़ा है, मगर वॉल्यूम जो है ज्यादा फैक्टर से बढ़ गया है पोटेशियम का. सोडियम से पोटेशियम आ रहा है, मास तो बढ़ ही रहा है, मगर वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम जो है ज्यादा फैक्टर से बढ़ गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल डेंसिटी ऑफ पोटेशियम हैज बिकम लेस देन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ सोडियम. गेटिंग? तो सीधे सीधे इसमें लिखा है कि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द सडन इंक्रीज इन द साइज ऑफ पोटेशियम और इन द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम. तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दे कैन फ्लोट ओवर वाटर, they have got density less than water, and बाकी रुबिडियम, सीजियम they have got density more than water. तो इस बात को ध्यान दो, समझे क्या? बाकी का डेंसिटी कैसा है? मोर देन वाटर है, समझे? तो इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है. द रीजन फॉर लो वैल्यूज इज दैट द रीजन फॉर द लो वैल्यूज इज दैट दीज मेटल्स हैव गॉट हाई एटॉमिक वॉल्यूम. मैंने बता दिया. द एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम इज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटेशियम is because of the unusual increase in the atomic size, that is atomic volume. Lithium is lightest among all the alkali metals. Important. This is the variation of density. अभी जितने भी ट्रेंड आ रहे हैं वो सारे ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? दिस इज द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी. लाइटेस्ट ऑफ ऑल एल्कली मेटल क्या है? लिथियम है. मतलब सबसे कम डेंसिटी किसका है? लिथियम का है. फिर किसका है? पोटेशियम का है. ट्रेंड इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, राइट. तो फिर वही ये नोट दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम. गेटिंग? दिस इज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक वॉल्यूम फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम. समझ गए? डेंसिटी का वेरिएशन, ठीक है. फिर उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की हम बात करेंगे. तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि मेल्टिंग पॉइंट, जब मैं तुम लोग को डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ा रहा था मैंने क्या बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए क्या देखना है? मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए हमें देखना है द बॉन्डिंग इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए हमें क्या देखना है? बॉन्डिंग इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है, राइट. तो सीधी बात,
melting point is directly proportional to bond strength in solid state, समझे क्या? And boiling point is directly proportional to bond strength in liquid state, है कि नहीं? ये सब हमने पढ़ा हुआ है, गेटिंग? अब हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि एल्कली मेटल्स में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, हम डाउन द ग्रुप अगर ऐसे जा रहे हैं तो हमें यहां से क्या दिख रहा है? हमें यहां से ये दिख रहा है कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या? मतलब बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, मतलब इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग मतलब फोर्स दैट इज होल्डिंग द एटम्स इज डिक्रीजिंग, एंड बिकॉज इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग इज डिक्रीजिंग, तो सीधी बात हमें पता है सॉफ्ट नेचर इंक्रीजेस, एंड क्योंकि सॉफ्ट नेचर इंक्रीजेस तो सीधी बात ऐसा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, रीजन के साथ, समझे क्या? राइट। ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस वो वीक होते जा रहे हैं ना, तो वीक फोर्सेस को तोड़ना ज्यादा आसान होता है, तो मेल्ट करना डाउन द ग्रुप ज्यादा आसान हो जाएगा, समझे क्या? राइट। तो वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सीधी बात बता रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं दैट द एनर्जी बाइंडिंग द एटम्स इन द क्रिस्टल लैटिसेस ऑफ दीज मेटल्स इज रिलेटिवली लो ऑन अकाउंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग इज लो, इसका मतलब ये हुआ मेटालिक बॉन्डिंग इज लो, गेटिंग ना? ये जो कहा, ये जो 3-4 लाइन बोल दी, इसका मतलब क्या हुआ? ये बस क्या बता रहे हैं? ये बस ये बता रहे हैं लो या वीक मेटालिक बॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ वीक मेटालिक बॉन्ड, ये मतलब हुआ इसका, समझे क्या? Consequently, these metals have got low melting and boiling point. These decrease on moving from lithium to cesium because the metallic bond strength decreases. समझे क्या? तो तुम्हें ये वैल्यूज ध्यान में नहीं रखने, तुमको बस ये ट्रेंड ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तुम देख सकते हो 454, 371, 336, 312, 302, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, समझे क्या? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया? ऐसे डिक्रीज हो गया। डाउन द ग्रुप जा रहे तो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट? इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है? इसमें कोई डाउट तो नहीं हो आना चाहिए, ठीक है? आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है? राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है? तो हमें पता है कि यहां पे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है? जनरली डिक्रीज होता है, और इनफैक्ट ग्रुप 1, ग्रुप 2 एस ब्लॉक में तो हमेशा ही डिक्रीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर। तो अगर डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डाउन द ग्रुप जाने पर टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? एंड इफ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है? तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि एल्कली मेटल्स में ड्यू टू द लार्ज साइज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड। ग्रुप 1 हमें पता है। दस द आयनाइजेशन एनर्जीज आर रिलेटिवली लो, समझे? Thus, the metals have great tendency to lose the ns1 electron and form what? M plus ions. These metals are therefore highly electropositive in nature. समझे? As the ionization enthalpy decreases from lithium to cesium, हमें पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ionization enthalpy क्या होगा? डिक्रीज होगा। So the electropositive character increases. डाउन द ग्रुप जाएंगे electropositive character increase होगा, मतलब metallic character will increase. The reactivity of these metals increases from lithium to cesium. समझे क्या? राइट।
तो ये जो रिएक्टिविटी दिया गया है, दिस रिएक्टिविटी, क्योंकि अभी एक चीज और आएगी, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये जो ऑर्डर है यहां तक तो ठीक है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। चलो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूं कि फॉर, अब देखो ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा बाद में, जो टॉपिक आएगा रिड्यूसिंग नेचर का टॉपिक आएगा वहां पे कंफ्यूजन होगा। फॉर alkali metals in गैस स्टेट, मतलब हमने अल्कली मेटल्स को गैस में कन्वर्ट कर दिया है, समझे क्या, सब्लाइम कर दिया है इन गैस स्टेट। अभी हमारे पास अल्कली मेटल सिर्फ और सिर्फ गैस स्टेट में है, अल्कली मेटल्स इन गैस स्टेट। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये गैसियस स्टेट के लिए है, समझे क्या, गैसियस स्टेट और फ्री स्टेट, मोस्ट प्रोबेबली इसको गैसियस स्टेट ही पढ़ो, अल्कली मेटल्स इन द गैसियस स्टेट। इसको ध्यान से सुनना। वी नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑर्डर रहेगा, राइट। तो सॉरी उल्टा लिख दिया, ऑर्डर इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, समझे क्या। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जा रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात करें गैस स्टेट में। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे क्या, राइट। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड व्हाट, सीजियम। ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बोलो या फिर मेटालिक नेचर बोलो, समझे क्या, या फिर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बोलो, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे क्या। किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं गैस स्टेट में भी बात कर रहे हैं, समझे क्या। therefore the reducing nature in gas state, अभी हम लोग गैस स्टेट में बात कर रहे हैं, समझे क्या, reducing nature in gas state, this is directly proportional to tendency to undergo oxidation, समझे क्या, गैस स्टेट में बात हो रही, दैट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, समझे क्या। तो रिड्यूसिंग नेचर इन गैस स्टेट कैसा हो गया, गैस स्टेट में रिड्यूसिंग नेचर हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, समझे क्या। इस तरह से क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर इन गैस स्टेट इंक्रीजेस, गैस स्टेट में रिड्यूसिंग नेचर ऐसे इंक्रीज होगा, क्योंकि लिथियम से लेकर सीजियम तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, समझे क्या। एंड मेटल रिएक्टिविटी इन गैस स्टेट, मैं बार बार गैस स्टेट पे एम्फसाइज कर रहा हूं, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट है। मेटल रिएक्टिविटी इन गैस स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर, समझे क्या। तो मेटल रिएक्टिविटी इन गैस स्टेट का ऑर्डर क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम। समझे क्या मतलब? इंक्रीजेस, मतलब in the gas state lithium is least reactive in gas phase and cesium is most reactive in गैस फेज। बात समझे क्या? राइट। तो अभी के लिए ये इसको ध्यान रखो, ये जो मैंने अभी जो बताया ऑर्डर किसका बताया मैंने? गैस फेज का बताया, बेस्ड अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। उसके हिसाब से मैंने रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बताया, फिर मेटल रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये जो मैंने बताया है, ये मैंने बताया है गैस फेज के बेसिस पे ही इसको मैंने बताया है। समझे क्या? राइट। तो यहां पे बुक में जो लिखा है ये गैस फेज पे लिखा है। ये जो ऑर्डर दिया है इन्होंने, दिस ऑर्डर इज बेस्ड अपॉन दिस इज द ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन गैस फेज। इस चीज को यहां पे मेंशन कर लो, गैस फेज का ऑर्डर है ये, एक्वस सोल्यूशन का ऑर्डर नहीं है। एक्वस सोल्यूशन ऑर्डर में एक चीज और ऐड होगी जो कि मैंने अभी नहीं बताया है, ये गैस फेज का ही ऑर्डर है। ऐसा अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस फेज में मेटल रिएक्टिविटी क्या होगा, गैस फेज में रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, ये सब पूछा जाता है। समझे क्या? अब देखो, बिकॉज NS1 इलेक्ट्रॉन इज सो लूजली हेल्ड दैट इवन लो फोटॉन्स ऑफ लाइट कैन इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने पढ़ा है ऑलरेडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी हैव ऑलरेडी रेड इट। समझे क्या? राइट। देयरफॉर पोटेशियम, ये इंपॉर्टेंट है, potassium and cesium are used in photoelectric cells which are sensitive to blue light। मतलब पोटेशियम और सीजियम पे ब्लू लाइट डालो और वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। समझे क्या? तो ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि एल्कली मेटल्स फाइंड एप्लीकेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस बात को ध्यान रखो कि एल्कली मेटल्स फाइंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड स्पेशली पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स विच आर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। मतलब उनके ऊपर ब्लू लाइट डालो और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। समझे क्या? फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें पता है कि एल्कली मेटल्स फॉर्म ओनली व्हाट? +1 एनायंस, बिकॉज जो +1 एक बार बन जाता है उसके पास क्या आ जाता है? नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाता है। जैसे हम जानते हैं कि ये सब सिंपल है, लीथियम के पास हीलियम का कन्फिग्रेशन है, सोडियम के पास नियन का कन्फिग्रेशन है, पोटेशियम के पास हम लोग ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक दिस ना। लीथियम को कैसे लिखा जाता है? हीलियम 2s1। सोडियम कैसे लिखा जाता है? नियन 3s1। पोटेशियम कैसे लिखा जाता है? आर्गन 4s1। रुबीडियम कैसे लिखा जाता है? क्रिप्टन 5s1। सीजियम कैसे लिखा जाता है? जेनन 6s1। तो अगर हम लोग इनसे इनके एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, ये निकाल दिया तो ये क्या हो गया? Li+ हो गया। ये निकाल दिया क्या हो गया? Na+ हो गया। ये निकाल दिया क्या हो गया? K+ हो गया। समझे क्या? इसको हटा दिया क्या हो गया? Rb+ हो गया। उसके बाद सीजियम से 6s1 निकाल दिया क्या हो गया? Cs+ हो गया। गेटिंग? तो Na+ के पास क्या बचा? हीलियम। Li+ के पास क्या बचा? हीलियम ओनली। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियन, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रिप्टन, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जेनन। समझे क्या? सो अब इसके आगे ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या है? ये स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं। समझे क्या? राइट। तो इस वजह से हम ये कह देंगे कि क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करने के बाद इनके पास स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया है, इस वजह से IE2 ऑफ एल्कली मेटल्स इज वेरी मच हायर, इज very much higher than IE1 of alkali metals। वैसे तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1, वो तो ऑब्वियस, वो तो फैक्ट है, मगर जहां पे नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ गया वहां पे नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है? ट्रिमेंडसली हाई हो जाता है। समझेगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। बात समझ में आ गई? राइट। तो ये चीज है, तो वही चीज यहां पे बता रहे हैं कि ये सब तुम्हें बताया कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M+ इज एक्सट्रीमली हाई, दैट इज द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज हाई।
ये तो जनरल सी चीज है, दिस इज वेरी जनरल थिंग कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर हायर, मतलब IE2 इज ऑलवेज हायर देन IE1, IE3 इज ऑलवेज हायर देन IE2। ये तो एकदम जनरल सा पॉइंट है, बहुत सारे लोग तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एकदम जनरल सा पॉइंट है, IE3, IE2, IE1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ, ये तो जनरल पॉइंट है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर ऑलवेज हायर। बट जहां पे हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाद आयनाइजेशन एनर्जी और बढ़ जाता है, मतलब 10 टाइम्स 100 टाइम्स हो जाता है, समझे क्या? राइट। तो ये एप्लीकेशन मैंने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, राइट। तो इसमें अभी इतना कुछ खास नहीं है, तो वही बता रहे कि बिकॉज क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इस वजह से एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M प्लस इज वेरी हाई, दैट मींस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज आर वेरी हाई। समझे क्या? ये देख सकते हो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को एक बार कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज के साथ, देख सकते हो। जैसे लिथियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कितना है? 520 है, समझे क्या? ऊपर देखो ना, लिथियम का फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू कितना है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितना है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 520 है, और लिथियम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कितना है? 7298, मतलब कितना? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया, समझे क्या? सोडियम कितना है? 496, ये कितना है? 4562, बहुत हाई है। इन जनरल IE2 तो वैसे ही हाई होना है, मगर क्योंकि IE1 के पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो IE2 अब और ज्यादा हो गया, समझे क्या? इस तरह से यू कैन जस्ट कंपेयर द वैल्यूज। पोटेशियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 419, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 3051। रुबिडियम का 403, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 2633। सीजियम का 376, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 2230। और ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया भी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आता भी है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सम M इज गिवन एज, जैसे इस तरह से सपोज कर मैं ऐसे ही वैल्यूज लिख रहा हूं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ M, जैसे IE1, IE2, IE3, मैं ऐसी वैल्यूज लिख रहा हूं 80, 140 और यहां से 16,000। फिर पूछा जाता है कि इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमें दिख रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी 180 है, आयनाइजेशन एनर्जी 2 140 है, मतलब थोड़ा सा ही बड़ा है आयनाइजेशन एनर्जी 1 से, मगर दोनों कैसे कंपेरेबल हैं, समझे क्या? राइट। मगर उसके बाद सडन जंप किधर हुआ? सडन जंप आया है आयनाइजेशन एनर्जी 2 से आयनाइजेशन एनर्जी 3 में सडन जंप आ गया, कहां 140 और कहां 16,000, तो ये सडन जंप है। मतलब क्या क्या आयनाइजेशन होगा? 80 अचीव हो जाएगा, 140 अचीव हो जाएगा, 140 के बाद आगे अचीव नहीं होगा। इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में बस देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल हैज गॉट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, फिर क्या आ गया? फिर आ गया नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। मतलब M चार्ज कितना अटेन कर सकता है? M+2 अटेन कर सकता है थ्रू आयनाइजेशन, समझे क्या? ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, राइट। ठीक है, तो वही चीज है कि consequently because of such high second ionization energy values, consequently it is not possible for alkali metals to form M+2 ions under ordinary condition. These metals thus show only one oxidation state, मतलब +1 oxidation state। हमने redox में पढ़ा, alkali metals have got only one oxidation state which is +1. These metals are univalent in nature, show electrovalency, मतलब आयनिक नेचर दिखाते हैं, and form electrovalent compounds। ठीक है, सिंपल है। Since the electronic configuration of M plus is similar to those of inert gases, they have got no unpaired electron. That is why they are colorless and diamagnetic in nature. Group 1 cations, alkali metal के जो cations हैं उनके पास कोई भी unpaired electron नहीं है, इस वजह से वो कैसे colorless हैं। हमने coordination compound में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कलर का रीजन क्या होता है, इस वजह से वो कैसे colorless हैं और कैसे है diamagnetic in nature हैं, समझे क्या? राइट, तो ये चीज है। तो आज की क्लास हम लोग यही बंद करेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रेशन रेडियाई एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, टुडे विल स्टॉप हियर, थैंक यू।